हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सी-टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर फर्स्ट की, उन सभी के लिए मैं सीडीपी के आज पेपर 2 की क्लास लेकर आई हूँ। देखिए, मैं पेपर फर्स्ट की सभी क्लासेस सीडीपी की करा चुकी हूँ। आज से मैं जो क्लास 22 है आपकी, ये आपके पेपर 2 की तैयारी के लिए इसमें सभी PYQs जो हैं पेपर 2 के दे रखे हैं। तो जो अब जो स्टार्ट क्लासेस हो रही हैं वो आपके पेपर 2 की जितने भी PYQs पूछे गए थे उनको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है देखिए जिन लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग SST की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसकी भी आपकी इसी चैनल पे SST की भी तैयारी कराई जा रही है और साथ में आपकी BPSC की भी तैयारी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कि जन्म से लगभग 2 वर्ष। तो कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली जो डेवलपमेंट की जो पहली अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, वो कितनी होती है? जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीख सकता है। तो बच्चा जो है किसके द्वारा सबसे बेहतर सीख सकता है, तो उसका कैसे विकास हो सकता है? तो जब बच्चा जो होता है, पियाजे के अनुसार इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, संवेदीकामक अवस्था बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। इसमें से ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले बताई थी 0 से 2, कौन सी अवस्था है? ये हमारी 0 से 2 अवस्था है। इन्होंने 0 से 2 अवस्था को बताया था। इसमें जो बच्चा सीखता है 0 से 2 साल तक की एज में जो सीखता है तो वो किसके माध्यम से सीखता है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 2। तो कह रहे हैं कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। देखिए, सामाजिकरण हमारा क्या होता है? सोशलाइजेशन। बच्चे का देखिए, जब आप समाज में रहते हैं तो समाज से ही चीज़ें सीखते हैं ना। बच्चा जो होता है एकदम डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है, पहले जब छोटा होता है, ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद ही वो स्कूल 3-4 साल में जाता है स्कूल। लेकिन उससे पहले जो कह रहे हैं कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण जो उसका सोशलाइजेशन होता है तो वह कहाँ होता है? तो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो कहाँ होता है? तो किस में होता है? वो किशोरावस्था के दौरान होता है। काय में होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कह रहे हैं कि आनुवंशिकता को जो है कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आनुवंशिकता जो होती है वो हमारी कैसी है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी है उसको क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने का वो सिद्धांत, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। कह रहे हैं कि ऐसा सीखने का सिद्धांत, तो ऐसी सीखने की जो थ्योरी है जो पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से जो है केवल मतलब एक जो है केवल अवलोकनीय व्यवहार, यानी कि ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। तो व्यवहार को किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करना, जैसे कि टीचर है तो बच्चा जो है टीचर के व्यवहार को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, फिर वैसा ही करता है। तो कह रहे हैं कि सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। केवल कौन से? मतलब अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व वाले व्यवहार पर आधारित है। तो वो क्या है? सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वो जो सीखने के सिद्धांत से संबंधित है तो कौन सा हमारा कहलाएगा? व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएगा। कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए, समझ के लिए जो भी हमारा सी-टेट का एग्जाम होता है वो आपका समझ पे बेस्ड होता है। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि आप कितनी समझ रखते हैं। तो इसमें जो भी पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। बाकी आप तो कंटेंट जानते हैं कि कंटेंट जो आप पढ़ते हैं तो उसी से ही कुछ मतलब कंटेंट जो आपका सिलेबस है उसे अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो समझ के लिए जो शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है वो कौन प्रदर्शित नहीं करता? विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो क्या है? ये समझ के लिए क्या है? शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है।
देखिए कोई भी चीज़ है आप याद करेंगे तो कोई भी चीज़ लर्न करके याद कर लेंगे किसी को, लेकिन जब आप समझ के चीज़ों को सीखते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहती हैं। लेकिन बट क्या होता है कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, उनको रट्टा मार लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होते हैं, उनको भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से देखिए 4 विशेषताएं दे रखी, कौन दे रखी, 4 विशेषताएं दे रखी। इनमें से कह रहे हैं कौन सी आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनली रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड बच्चे होते हैं तो उनके लिए सही नहीं है। तो उनके लिए जो सही नहीं है वो क्या है, तो ये हमेशा सफल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आंतरिक रूप से तो क्या है ये सही नहीं है, तो उनके लिए जैसे कि आप क्या है इंटरनल रूप से जो है कि अभिप्रेरित हैं कि हम सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, ठीक है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं तो क्या है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वे ये हमेशा सफल होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि असफल भी हो जाते हैं। तो ये इनके बारे में कि जो इंटरनली रूप से मोटिवेटेड बच्चे हैं तो वो सिर्फ हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पे करेंगे एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो यहाँ पे एक शिक्षिका की बात हो रही है कि इसमें कब इनका मतलब है कि एक टीचर है जो चाहती है कि अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो अपनी कक्षा में चाहती है कि जो भी बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, ठीक है, उनकी उपलब्धि चाहती है। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी उसके क्लास में जो बच्चे हैं वो क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो उनकी जो है उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना ही करना चाहिए। तो वो चाहती है कि उसके बच्चे जो है वो प्रतिभाशाली हों और उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करें। तो इसके लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ बच्चे हैं उनको हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं, हर चीज़ में अच्छा करते हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनको जो है हम उन बच्चों से, सामान्य बच्चों से अलग नहीं करना चाहिए। तो विशेष ध्यान के लिए हम ये नहीं टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको जो है सामान्य बच्चों से अलग कर देना चाहिए। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 8 है। कहने के छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। जो छोटे शिक्षार्थी हैं, ठीक है, तो उनमें कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है। तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो पठन यानी कि पढ़ने की कठिनाई का नहीं है। तो कौन सा लक्षण पढ़ने की कठिनाई का नहीं, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो ये क्या है, छोटे बच्चों की शिक्षार्थियों की निम्नलिखित में से लक्षण नहीं है पठन कठिनाई का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियम डैश की ओर संकेत करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्मनियम है, शिक्षार्थी यानी कि बच्चों का जो आत्मनियम है वो किसकी ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों का जो आत्मनियम है वो करता है किसके, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। तो क्या करता है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता का क्या करता है, संकेत करता है। जब बच्चे जो होते हैं, जिनके बच्चों के अंदर क्या होगा, आत्मनियम यानी कि सेल्फ नियम होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे कि वो जो सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो आप क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, उसका रिवीजन करते हैं। तो क्या है, स्वयं पर्यवेक्षण करते हैं कि आप उसमें जो है सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करते हैं। किस तरीके के बच्चे, आत्मनियम है जिनमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखने के लक्षण यानी कि लर्निंग के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो किसे लर्निंग के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, किसे नहीं माना जा सकता, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यवहार का अध्ययन क्या है, सीखना है, तो इसे जो है सीखने का एक लक्षण नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 11 है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। कह रहे हैं कि जो सिद्धांत के रूप में रचनावाद है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है वो क्या करते हैं, तो वो करते हैं दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देते हैं। कौन, सिद्धांत के जो रूप में रचनावाद। देखिए जो रचनावाद लोग हैं तो वो क्या करते हैं, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में के मतलब शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी जो बच्चे होते हैं क्रिएटिव बच्चे स्टूडेंट होते हैं, तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वो हैं। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वो हैं जो पाठ्यक्रम, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी जो मतलब एक क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकते हैं। देखिए, जो मतलब एक उनकी थिंकिंग अलग होती है, नए नए विचार उनमें आते हैं। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो हमारे सृजनात्मक बच्चे होते हैं। तो कहने का जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वो हैं जो क्या करते हैं, जो पार्श्व यानी कि लैटरल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हैं। कैसे हैं? पार्श्व, लैटरल यानी चिंतन और समस्या समाधान में क्या है? अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये किसका है? बौद्धिक विकास का है। तो जब अवधारणाओं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास होता है तो वो किससे संबंधित है? तो हमारे बौद्धिक विकास का ही हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं? तो ये जो होते हैं विकास की दर में क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं, देखिए आप हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड है, तो क्या है, आप दोनों का जो भी विकास हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या एक ही जगह पर हुआ है? नहीं, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग अलग है, आपका वेट, आपकी हाइट अलग है, लेकिन आपके दोस्त की उसका वेट और उसकी हाइट अलग है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग सिबलिंग्स भी हैं, बहन भाई में, तब भी आप लोगों का जो है विकास की दर अलग अलग होती है। तो यहीं पे कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल रूप से जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसके द्वारा भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं, क्योंकि उनका अलग अलग डेवलपमेंट होता है, इसलिए उनकी थिंकिंग भी अलग होती है, उनकी जो भी विकास की दर होती है वो भी अलग होती है, वृद्धि भी अलग होती है। तो यही कहा गया है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, देखिए हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2011 में, जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो सीटेट क्लास 6 to 8 में पूछा गया है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चे के उचित विकास को हम चाहते हैं कि बच्चे का क्या हो? उचित विकास, ज़्यादा से अच्छा प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उसका जो है शारीरिक विकास, तो मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो, तो कैसे? सबसे पहले उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। देखिए, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप लोग स्वस्थ ही नहीं हैं तो कैसे एग्ज़ाम देंगे? तो कोई भी एग्ज़ाम ना दे पाएंगे, ना आप जो है किसी तरीके से कहीं किसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए उस सबसे ज़रूरी जो है उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये कथन जो है वो क्या बताता है? तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित होता है। देखिए, जब जो है बच्चे का या फिर किसी भी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, तभी उसके अन्य पक्षों का विकास भी उसके साथ संबंधित होता है, तभी उसके अन्य पक्षों का भी विकास होगा। और ये सब जो एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है। देखिए, इरफान यहाँ पे एक लड़का है जो क्या करता है? खिलौनों को तोड़ता है। ठीक है, जो खिलौने हैं उसको दिए जाते हैं या फिर वो लेकर आया है तो उसको क्या करता है? तोड़ देता है। फिर उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। फिर क्या करता है? उसके जो भी टूल्स होते हैं, जो भी उसके अंदर पुर्जे लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो भी, तो उसको क्या करता है? अलग अलग कर देता है। फिर क्या करता है? आप क्या करेंगे? ठीक है, आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक टीचर है होने के नाते आप क्या करेंगे? तो उसको क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, वो जिस तरीके से कार्य कर रहा है तो हम उसको डांटेंगे नहीं, बल्कि हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? उसे मोटिवेट करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। जो वो काम कर रहा है उसको हम क्या देंगे? उसको सही डायरेक्शन में क्या करेंगे? संचारित करेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो कह रहे हैं कि बच्चे के विकास के सिद्धांत, देखिए अब क्या है, यहाँ पे टीचर जो है बच्चे के जो भी विकास के सिद्धांत होते हैं, तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है उनको समझना जो होता है शिक्षक। अगर देखिए बच्चे के जो भी विकास के सिद्धांत हैं, तो चाइल्ड्स के जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत हैं, उनको अगर शिक्षक जो होता है समझ लेता है, तो शिक्षक की ये किस में हेल्प करेगा। देखिए अगर बच्चे का जिस तरीके से विकास होता है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये आपकी क्या करेगा, एक हेल्प करेगा। तो ये किस में हेल्प करेगा, तो ये आपकी जो हेल्प करेगा वो किस में करेगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। किस में, क्योंकि हम बच्चों का, हमें पता है कि अलग अलग बच्चे होते हैं, इसलिए उनका अलग अलग विकास होता है, और किस बच्चे के लिए कौन सी जो है टीचिंग मेथड ठीक रहेगा, ठीक है, अधिगम की कौन किस तरीके से वो लर्निंग कर पाएगा। तो अधिगम यानी कि लर्निंग की जो स्किल्स हैं, शैलियों को प्रभावी ढंग से क्या करेगा, संबोधित करने में जो होता है, ये क्या करता है, जो विकास के सिद्धांत हैं वो हमारी मदद करते हैं, किसकी, टीचर की मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18 है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। देखिए सही बात है, क्योंकि हर शिक्षार्थी जो है, यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट तो एक तो नहीं, सब ना तो सभी का वेट एक है, ना ही सभी की हाइट एक है, ना ही सभी के जो बैकग्राउंड है, घर के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, एक हैं। तो क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। हर लोग अपने आप में क्या है, एक स्पेशल हैं, विशिष्ट हैं, अलग हैं। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है वो हमारा क्या है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। कोई भी दो शिक्षार्थी ना तो उनके अंदर, दोनों के अंदर एक सी एबिलिटी होंगी, ना ही इंटरेस्ट होंगे, और ना ही उनकी प्रतिभाएं एक समान होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि जो पुरुष हैं, जैसे कि जो मेल हैं, वो क्या है, स्त्रियों की अपेक्षा यानी कि वुमेन से जो होते हैं अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। मेल जो होते हैं वो फीमेल से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये कथन क्या बताता है, तो ये कथन जो बता रहे हैं वो क्या बताते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो जेंडर को बता रहा है कि मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि हमें जो है, तो कोई भी अगर गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है, दोनों को समान समझना चाहिए, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब कुछ कहा जाता है कि मतलब ये काम बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सभी बॉयज़ जो काम कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 20 है। कह रहे हैं कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। तो क्रिस्टीना यहाँ पे एक टीचर हैं, ठीक है, जो अपनी कक्षा यानी कि क्लास को, जो भी क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनको क्या करती हैं, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। यानी कि जो एरिया है जहाँ पर मतलब उन्होंने पढ़ा रहा है, तो उनको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए ले जाती हैं, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिस्टीना है जो टीचर हैं, जो अपने बच्चों को यानी कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या लेती हैं, एक ट्रिप पे ले जाती हैं, मतलब वहाँ पर जिसने उनको क्षेत्र भ्रमण कराती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, वापस आने पर क्या करती हैं, क्षेत्र भ्रमण पर जो बच्चों ने वहाँ पर देखा है उस पर क्या करती हैं, चर्चा करती हैं। तो ये डैश की ओर संकेत करता है। तो इस तरीके से जो वो टीचर कर रही है, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये जो संकेत कर रहा है सीखने का आंकलन बता रहा है। क्या बता रहे हैं, सीखने का आंकलन बता रहा है कि बच्चे को सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कहने के मानव विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, देखिए मानव विकास जो है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए जो भी ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है उनके कुछ विशेष सिद्धांत हैं, तो इसमें से कहना है कि कौन सा एक ऐसा विशेष सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, देखिए जब भी मतलब वो जो होता है कहने के यहाँ पे जो सिद्धांत है कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें जो है किसका है, प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। कौन सा है, प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। देखिए बच्चे का जो विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और विकास जो होता है वो निरंतर लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और अनुक्रमिकता क्रम में होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती कभी ये नहीं होता है कि जो देखिए जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है फिर बूढ़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी बूढ़ा जो होता है बच्चा नहीं बनता है। तो इसलिए प्रतिवर्ती का कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22 है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है।
तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो किसी बच्चों को निःशक्त बच्चों को क्या करना है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। तो निःशक्त बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, तो कहाँ कराना है, नियमित विद्यालयों में कराना है। तो कहाँ कराना है, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शिक्षा के अवसर क्या कराना है, उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखना यानी कि लर्निंग, या फिर हम बोलते हैं अधिगम। तो सीखने को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग भी बोलते हैं, अधिगम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो सीखने के बारे में जो कथन सही है वो हमारा कौन सा है। तो जो हमारा कथन है वो क्या है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सीखना, देखिए अगर आपके पास इन्वायरमेंट, देखिए आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पड़ोस में क्या है, किसी के घर शादी है, तो वहाँ पे क्या है, डीजे बज रहा है इतना सारा, तो क्या है आप वहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ठीक नहीं। जब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। जब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या चीज़ों को सीखेंगे। तो कह रहे हैं कि जब चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तो आप क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने के बारे में सही क्या है। तो यहाँ पे अगर लर्निंग आप कहीं पे कर रहे हैं तो वहाँ पर का जो भी इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, आपका प्रभावी इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो संवेगात्मक, जो इमोशनली रूप से क्या हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। ये नहीं है कि कहीं पे जो है मतलब शादी ये चल रही है तो बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह चल रहा है, या फिर कहीं पे आपका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मतलब डेथ वगैरह हो गई है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा रोना चल रहा है। तो क्या है ये सब जो है इस रूप से कैसा हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसमें बच्चे जो है बिल्कुल संतुष्ट हों, तभी वो क्या करेंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए जो भी असेसमेंट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट भी करते हैं। तो जब असेसमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भी शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचर जो पढ़ा रहा है तो उसमें क्या करता है, उसमें सुधार भी करता है। तो कह रहे हैं कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मूल्यांकन का, यानी कि असेसमेंट का। तो ये क्या करता है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करता है। तो जब हम बच्चों को जैसे क्या है, बच्चे को क्या है, हम पढ़ाए जा रहे हैं, पर हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, कि उसको देख नहीं रहे हैं कि बच्चा कुछ सीख भी रहा है या फिर नहीं सीख रहा है। जब हम उसका असेसमेंट करते हैं, देखिए पढ़ाते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया है बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और अगर दिक्कत आ रही तो उसका हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उसकी क्या करेंगे, निदान करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो है रेमेडियल टीचिंग देकर उसको जो है उनके जो भी असेसमेंट, जो भी उनका उपचार करना है उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्या स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, देखिए मान लीजिए कि आपने कुछ पहले सीखा है, ठीक है, फिर उसकी पुनरावृत्ति, फिर अब उसको दोबारा पुनरावृत्ति और प्रत्या स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये जो होता है क्या करता है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये क्या करते हैं, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने में सीखने में समृद्ध बनाता है। तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी यानी कि नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना सीखने को क्या बनाता है, समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, किस उत्तरों के लिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, कौन से वाले, मुक्त अंत वाले प्रश्न जो है वो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या है, आवश्यक है।
देखिए मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं जिसका एक क्वेश्चन के हम कई तरीके से आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं, एक होते हैं बंद उत्तर वाले प्रश्न जिसका आंसर सिर्फ एक होता है, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो या फिर इस तरह का जो राजधानी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका एक ही क्वेश्चन होगा तो वो हमारे क्या होंगे, बंद अंतर उत्तर वाले प्रश्न होंगे। लेकिन मुक्त अंतर वाले प्रश्न जो होते हैं ऐसे होते हैं जैसे लघु उत्तर प्रश्न है, लघु उत्तर प्रश्न है, या फिर आपके विस्तृत वाले प्रश्न है। तो उसमें जो होता है बच्चा जो होता है अपने विचारों को कभी उसमें स्पष्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इस शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी कि मतलब ये नहीं है कि बच्चे का देखिए कल टेस्ट है तो हमने ये बता दिया कि ये जो चैप्टर है हम इसी में से ये आपके 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को उसी में से हम पूछना है। तो हम क्या करते हैं, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो है शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि मतलब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम मतलब बता सकते हैं कि अगर हमें 2 क्वेश्चन पूछना है तो हम उनको 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बता सकते हैं कि इनमें से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन को याद करेंगे। लेकिन हम क्या पूछ सकते हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन को पूछ लिया तो क्या है, तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षक ये नहीं कह सकता है बच्चों से कि तुम जो हो मतलब जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यानी 2 पूछ रहे हैं तो 2 को ही याद कर लो। तो यह इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है। देखिए आप जानते हैं हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो हमारी यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, तो जो होता है जो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जिसमें बोलते हैं हम रचनात्मक आंकलन बोलते हैं, तो उसके लिए उचित उपकरण नहीं है। तो रचनात्मक आंकलन के लिए जो है उचित उपकरण क्या नहीं है, तो दत्तकार। तो दत्तकार जो है वो रचनात्मक आंकलन के लिए क्या है, एक तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सत्र परीक्षा भी ले सकते हैं, मौखिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तर और खेल भी कर सकते हैं, लेकिन दत्तकार जो है वो हम नहीं, ये एक हमारा टूल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29 है, शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के सीखने में क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे सीखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उनका निदान के बाद बच्चा सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उनका क्या करें, उनकी जांच करेंगे। निदान करने के बाद उनका क्या करना चाहिए, उनका फिर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, समुचित उपचार कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समुचित उपचार कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं देखिए इसका हुआ तीसरा और इसका था तीसरा आपका हो गया, फिर आपका लास्ट आता है 30। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को, भारतीय समाज इंडियन जो हमारी सोसाइटी उसकी जो बहुभाषिक विशेषता है, बहुभाषिक यहाँ पे बहुत सारे भारतीय समाज में जो इंडियन सोसाइटी उसमें क्या है, अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं। बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। जो यहाँ पर बहुभाषिक बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं उसकी जो विशेषता को किस तरीके से देखना चाहिए, तो किस तरीके से देखना चाहिए, तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो अलग अलग तरीके की जो भाषाएं होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो विद्यालय का जीवन है उसमें क्या है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 2011 में ये एग्ज़ाम हुआ था और पेपर 2 में ये पूछे गए थे। जो भी अभी देखिए, अभी इससे पहले जो मैंने पेपर फर्स्ट की जो वीडियोस कराई हैं वो सभी आपके 2024 तक, 2011 से लेकर 2024 तक एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी की मैं CDP की सभी क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो क्लास फर्स्ट से लेकर 21 क्लास देख सकते हैं। और मैं 22 से जो क्लास ले रही हूँ वो आपकी है पेपर 2 के लिए। लेकिन देखिए आप चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 के, अगर आप दोनों की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये दोनों क्लासेस देखिए ताकि आपके दोनों पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो फिर इसमें तो मैंने आपके 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट में मैं 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके साथ ही साथ आपके जो भी आपका EVS भी हो गया है, आपका इंग्लिश रह गया है और हिंदी पेपर 2 की रह गई है, और क्लास पेपर फर्स्ट की हिंदी इंग्लिश मैथ्स भी चल रही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।